कल बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, तो वहीं सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल का नेता चुने गए। विजय कुमार सिन्हा को विधानमंडल का उप नेता चुना गया है। कल सरकार का शपथ ग्रहण है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, रालोसपा और हम पार्टी के कोटे से मंत्रियों का नाम भी लगभग तय कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कई सवाल अनसुलझे। मसलन नई नीतीश सरकार में कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, स्पीकर का पद किसे मिलेगा, गृह विभाग बीजेपी को मिलेगा या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही से अपने पास रखेंगे। दरअसल अभी मामला डिप्टी सीएम और स्पीकर के पद पर फंस गया है। खबरें हैं कि मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर भी जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद है। सवाल है कि बीजेपी और जेडीयू को स्पीकर अपनी ही पार्टी का क्यों चाहिए? क्यों बीजेपी और जेडीयू गृह विभाग पर अड़ी? क्यों बीजेपी मंत्रियों के विभागों में बदलाव चाहती है, जबकि जेडीयू यथास्थिति बहाल रखने के पक्ष में है? डिप्टी सीएम के झगड़े में लोजपा यानी कि रामविलास गुट की क्या भूमिका है? आज इन्हीं तमाम मसलों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। गौरतलब है कि स्पीकर न केवल नियम और कानून के तहत सदन का संचालन करता है, बल्कि स्पीकर यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सभी विधायकों को अपनी बात रखने का, सवाल पूछने का, विधेयक लाने का पर्याप्त और बराबर मौका मिले। मनी बिल पेश करने में भी स्पीकर की भूमिका अहम हो जाती है। सबसे बड़ी बात, विधायकों के दल बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण का फैसला ही अंतिम और निर्णायक होता है। झारखंड में हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की भूमिका भला कौन भूल सकता है? उस कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी को एक बार भी सदन में बोलने का मौका नहीं मिला था। सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच स्पीकर के पद पर खींचतान की मुख्य वजह दल बदल कानून पर उनका संपूर्ण नियंत्रण है। दरअसल पिछले 20 साल से सहयोगी बीजेपी और जेडीयू को एक दूसरे पर पूरा यकीन नहीं। बीजेपी को नीतीश के पाला बदलने का डर है, तो वहीं जेडीयू को यकीन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ के जरिए अपने बूते सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी। इसको यदि गणित से समझें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आंकड़े तर्क को साफ पेश करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी गठबंधन सरकार में घटक दलों के बीच असहमति, मतभेद या खटास आ सकती है। बीजेपी और जेडीयू के संदर्भ में तो अतीत के अनुभव बढ़िया नहीं। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार बिदक गए। उन्होंने 9 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया और 2015 का विधानसभा चुनाव गठबंधन के महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा, सरकार भी बनाई। हालांकि 2017 में वह कांग्रेस और जेडीयू का साथ छोड़कर फिर से एनडीए गठबंधन में आ गए। 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। बीजेपी जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन अगस्त 2022 में नीतीश फिर से कांग्रेस आरजेडी के कुनबे में चले गए। तब आरोप लगाया कि बीजेपी उनके दल को खत्म करना चाहती। यही वह वक्त था जब नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाना कबूल होगा, लेकिन दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। खैर, जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी और बीजेपी के साथ हो ली। इस बार उन्होंने परोक्ष रूप से आरजेडी और कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया। जनवरी 2024 में बीजेपी के साथ आने के बाद कई मंचों पर नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए बीजेपी उनकी बात पर पूरा यकीन नहीं करती। वहीं जेडीयू महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उदाहरणों से बीजेपी को लेकर सशंकित रहती है। अब जरा आंकड़ों पर गौर फरमाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक बीजेपी ने 89 यानी 89, जेडीयू ने 85 यानी 85, लोजपा रामविलास का गुट 19 यानी 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 5 और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल आंकड़ा होता है 202, जो बहुमत के 122 विधायकों से बहुत ज्यादा है। फर्ज कीजिए कि बीजेपी जेडीयू से नाता तोड़कर सरकार बनाना चाहे तो उसके पास क्या आंकड़ा होता है? बीजेपी के पास 89 है यानी 89 है, लोजपा रामविलास गुट के पास 19 है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 5 और रालोसपा के 4 विधायकों को मिलाकर होता है 117, जो बहुमत से केवल 5 सीट कम है।
ऐसे में बीजेपी यदि कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ ले, बीएसपी और आईआईपी के 2 विधायक को जोड़ ले और थोड़ा जेडीयू में सेंधमारी करे तो आसानी से बहुमत का आंकड़ा छू लेगी। और ऐसा करना तभी संभव अथवा आसान हो पाएगा जबकि स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का होगा। जेडीयू के स्पीकर होते हुए दल बदल में वह फैसले भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं करेगी। अनुमान लगाइए कि यदि जेडीयू बीजेपी से अलग होकर सरकार बनाना चाहे तो उनके पास विकल्प है महागठबंधन में शामिल होने का। जेडीयू के पास 85 विधायक है, आरजेडी ने 25, कांग्रेस ने 6, एआईएमआईएम ने 5 और वाम दल ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। अब यदि इसमें आईआईपी और बीएसपी के विधायकों को भी जोड़ लिया जाए तो विधायकों की संख्या होगी 126, जो बहुमत से 4 ज्यादा है। यदि नीतीश कुमार ऐसा करना चाहें तो उनका स्पीकर होने से आसानी होगी, बीजेपी का स्पीकर होने से बगावत की राह दुरूह हो जाएगी। इस वजह से दोनों ही दलों के बीच स्पीकर का पद लेने की होड़ मची है। इसके पीछे दोनों दलों के अपने अपने तर्क हैं। मसलन बीजेपी का कहना है कि चूंकि मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास होगा तो दूसरा बड़ा पद यानी स्पीकर उनकी पार्टी का होना चाहिए। वहीं जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद के सभापति बीजेपी के हैं तो स्पीकर का पद उनका होना चाहिए। दरअसल 2010 तक स्पीकर जेडीयू का ही होता था, लेकिन 2020 में जब जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी तो स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बने। गृह विभाग पर भी यानी कि होम मिनिस्ट्री पर भी खींचतान जारी। दरअसल 2005 में जब नीतीश कुमार पहली दफा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, गृह विभाग उनके पास ही रहा है। आमतौर पर दूसरे राज्यों में ही मुख्यमंत्री ही अपने पास गृह विभाग रखते हैं क्योंकि यह काफी ताकतवर विभाग है। नीतीश कुमार यदि गृह विभाग भाजपा को सौंपते हैं तो वे काफी हद तक शक्ति विहीन हो जाएंगे। बीजेपी ने इन चुनाव में 89 सीटों पर जीत दर्ज की है तो वह गृह विभाग अपने पास रखना चाहती है। इस मुद्दे को भी सुलझाना अभी बाकी है। बीजेपी मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव चाहती है। दरअसल पिछले कार्यकाल में बजट के लिहाज से ज्यादा पावरफुल विभाग मसलन शिक्षा, गृह, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास विभाग जेडीयू के पास थे। बीजेपी के पास केवल स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग ही था। बीजेपी इसमें बदलाव चाहती है लेकिन जेडीयू यथास्थिति बहाल रखने के पक्ष में। इसी बीच लोजपा ने भी डिप्टी सीएम के अलावा 2 मंत्री पद पर दावा कर दिया है। मंत्रिमंडल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी जगह देना है। आखिर में संभावित मंत्रियों का जिक्र करना भी तो जरूरी है। जेडीयू की तरफ से विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन सहनी, रत्नेश सदा, सुनील कुमार, लेसी सिंह, शीला मंडल, मोहम्मद जामा खान, जयंत राज, उमेश सिंह कुशवाहा, अशोक चौधरी के मंत्री बनने की चर्चा ज्यादा है। वहीं बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, मनोज शर्मा, रजनीश कुमार, रमा निषाद, रेणु देवी और नीतीश मिश्रा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हमसे संतोष मांझी और रालोसपा से स्नेहलता कुशवाहा मंत्री हो सकते हैं। संजय पासवान और संजय सिंह भी मंत्री हो सकते हैं। भविष्य में एनडीए में टूट-फूट की संभावना ना बने तो यह जनहित में होगा। 2020 में और 2025 में भी जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है। सरकार का गठन हो और वादा निभाए जाए, यही जनहित का काम होगा। टूट फूट से न केवल जनहित प्रभावित होते हैं बल्कि जनता का भरोसा भी राजनीति से उठ जाता है। उम्मीद यही होगी कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी मिलकर बिहार को स्थिर और लोक कल्याणकारी सरकार देंगे, जिनके नेतृत्व में प्रदेश की प्रत्येक वर्ग की प्रगति का रास्ता प्रशस्त हो सके। बहरहाल आपको यह जानकारी कैसी लगी, आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फूड पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे मनीष और इस वीडियो स्क्रिप्ट और रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी, बड़े भाई और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।